All right. So new students have joined the session. I am again announcing the course. The course or the class is on the topic most important bills and acts for UPSC CSE for 2020, 21, 2022, 2023. आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो 2023 तक, ये आपका टॉपिक रेलेवेंट है, ठीक है. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, राइट. So first, act that we are going to study is, first important scheme that we are going to study is Employees Pension Scheme 2020. Now only those features I'm going to tell you which are important for your prelims. ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं why it was in news. ये news में क्यों था 2020 में? Let us understand that. Okay, why Employees Pension Scheme Amendments 2020 was in news? It was in news because, please write it down, because the Union Ministry of Labor, you have to remember the ministry. जो चीज मैं highlight कर रही हूँ ना, वो आपको याद रखनी है. The topics which I am highlighting, you have to remember it, because 99% of the time UPSC is asking questions related to ministries also. 99% of the time UPSC क्या करता है, questions ministries के ऊपर पूछता है, ठीक है. So recently Union Ministry of Labor and Employment, it has informed about the total enrollments. It has informed about the total enrollments under the EPS, in the Employees Pension Scheme, right? Employees Pension Scheme होता क्या है? What is it? What is it? It is a social security scheme. Employees Pension Scheme जो है वो एक social security scheme है, right? And recently Union Ministry of Labor and Employment has informed about the total enrollments under the scheme. तो यूनियन मिनिस्ट्री ने बोला है कि जितने भी टोटल आप लोगों को एम्प्लॉय करोगे ना इस स्कीम में, वो नंबर मेंशन किया है. दैट नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है, वो नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. इट हैज जस्ट अमेंडेड कि हाँ आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में कवर कर सकते हो. व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस फॉर प्रीलिम्स इज, व्हाट इज दिस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस स्कीम व्हेन इट वाज लॉन्च्ड. ये लॉन्च कब हुआ था? यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर प्रीलिम्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट अबाउट एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम. एक एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के ऊपर फ्लो चार्ट तैयार करते हैं, ठीक है. फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इट इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है. अब जो पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है, मैं वही पॉइंट्स फ्लो चार्ट में आपके माइंड मैप में कवर करूंगी. यू हैव टू क्रिएट दिस माइंड मैप. इट्स अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम. Second thing you have to remember is that it was launched in, कब लॉन्च हुआ? It was launched in 1995, ठीक है, 1995 में इसको लॉन्च किया गया. Second important point for your prelims. First is what kind of scheme is it? It is a social security scheme. When was it launched? Launched in 1995, right? And who facilitates this scheme? कौन इसकी देखभाल करता है, कौन इसको लॉन्च करने में हेल्प करता है? It was facilitated by EPFO, ठीक है. कौन इसको फैसिलिटेट करता है? EPFO, राइट. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस स्कीम? ये स्कीम का काम क्या है? व्हाट डज दिस स्कीम डू? द स्कीम, राइट इट डाउन, इट मेक्स प्रोविजंस. दिस स्कीम मेक्स प्रोविजंस फॉर पेंशंस, बिकॉज इट इज एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ना, पेंशन स्कीम है, तो ये पेंशन का प्रोविजन बनाता है. इट मेक्स प्रोविजंस फॉर पेंशंस फॉर विच काइंड ऑफ एम्प्लॉयज? किस तरीके के एम्प्लॉयज के लिए? नॉट ऑल द एम्प्लॉयज आर कवर्ड. इफ यू आर एन एम्प्लॉय, दैट डज नॉट मीन कि आप भी इसमें कवर्ड हो. देयर आर सर्टन कंडीशंस. इफ यू आर फुलफिलिंग दैट कंडीशन, देन यू विल बी इंक्लूडेड इन द स्कीम. ओके, सो इट मेक्स प्रोविजन फॉर पेंशन फॉर द एम्प्लॉयज, ठीक है, which are working in the organized sector. वही employees जो कि organized sector में काम कर रहे हैं, not the inorganized. The organized sector employees will be covered under this particular scheme, and that too pension will be given to them after, कब मिलेगी उन्हें pension? After retirement. Retirement के बाद उनको pension मिलेगी. After retirement, that is at the age of 58 years. इतनी बात सबको समझ आ गई? If this much is clear, please let me know. Now here in UPSC prelims, what kind of confusion they can create? Prelims में वो किस तरीके की confusion create करेंगे? They will give you a statement. Consider the following statements regarding EPS. ठीक है, this will be the question. Two statements they will give. First statement will be
EPS is a social security scheme launched in 1995, facilitated by EPFO. Second statement will be, this scheme makes provision for pension for all employees. Right? So second statement will be correct or wrong? Second statement सही होगा कि गलत होगा? Let me know. Wrong. Not all employees. Only those employees who are working in the organized sector. अब समझ आ रही है कैसा क्वेश्चन आता है? Okay, so if you have not studied about this scheme, then you will get confused in the question. अगर आपने ये स्कीम ढंग से नहीं पढ़ी तो क्या होगा? कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसीलिए आपको एक एक पॉइंट ढंग से पढ़ना है. ओके, सो आई एम हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर. मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आगे ना बॉक्सेस बना रही हूँ. ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए. ठीक है, बात समझ आ गई सबको? दिस मच इज क्लियर. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं ईपीएस की, राइट, हियर द एम्प्लॉइज, राइट इट डाउन, द एम्प्लॉइज who are members of EPFO, वो एम्प्लॉइज जो कि EPFO के मेंबर्स हैं, they automatically, ठीक है, they automatically, चंदन झा कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है, they automatically become eligible for EPS. ठीक है, अगर एम्प्लॉइज पहले से ही ईपीएफओ के मेंबर्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? दे बिकम एलिजिबल फॉर द ईपीएस. उनको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई तो प्लीज मुझे बताएं. ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? ये इंपॉर्टेंट माइंड मैप सभी ने ड्रॉ कर लिया? लेट मी नो इफ यू हैव ड्रॉन दिस माइंड मैप. Now we are going to start with the amendment of 2020. इसके अंदर amendment 2020 क्या हुए हैं? ठीक है, what have been the amendment in 2020 in this particular scheme? So the first important amendment is, पहला important amendment होता है that EPF pensioners, जितने भी EPF pensioners हैं, they will get normal pension, उनको normal pension मिलेगा. They will get the normal pension even after getting a reduced pension due to commutation. Now what happens? Certain employees, they withdraw their money stored in the pension scheme earlier, before retirement, or even after retirement they draw a lump sum amount from their the scheme. कुछ एम्प्लॉइज क्या करते हैं कि रिटायरमेंट तक जैसे जैसे पहुंचते हैं ना, स्कीम के तहत जितना पैसा स्टोर हो गया है उसका ना लमसम अमाउंट निकाल लेते हैं कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, और बचा हुआ अमाउंट क्या होता है? वो रह जाता है. तो बचा हुआ अमाउंट का फिर आपको रेगुलर पेंशन मिलता है. ठीक है, क्लियर? तो बचे हुए अमाउंट को फिर पेंशन के बेसिस पे डिवाइड करके आपको हर महीने पेंशन मिलती है. राइट, ईपीएफ पेंशनर्स में जो अमेंडमेंट 2020 की हुई है, द अमेंडमेंट of 2020, right? So now EPF pensioners, they will get normal pension. Normal pension means yes, the amount will get reduced once you have taken out the lump sum money na from your scheme. Amount will get reduced, but you will get normal pension. Normal pension means normal monthly installments में जो आपको मिलना है वो normally मिलेगा. ठीक है, जब तक आपने करवाई है, जब तक आप जिंदा हो आपको नॉर्मल मिलेगा. आप मर भी जाते हो तो आपके स्पाउस को मिलेगा, बट नॉर्मल पेंशन यू विल गेट. देयर विल बी नो हैसल इन रिसीविंग द पेंशन, देयर विल बी नो ट्रबल, नो ऑब्स्ट्रक्शन इन रिसीविंग द पेंशन. ठीक है, नाउ एंड यू डू नॉट हैव टू रन टुवर्ड्स द ऑफिस. राइट, आपको बार बार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने. देयर विल बी नो राउंड ट्रिप्स फ्रॉम योर साइड टू इन द ऑफिस to adjust the money. Automatically they will handle the issue. आपने अगर कम्यूटेशन किया है, पैसा थोड़ा सा निकाल लिया है, तो ऑटोमेटिकली वो वहां पर हैंडल हो जाएगा. आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू गो ऑन राउंड ट्रिप्स टुवर्ड्स द ऑफिस टू एडजस्ट योर मनी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है ऑन रिटायरमेंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन रिटायरमेंट, इफ द एम्प्लॉय ठीक है opts for commutation of pension, if the employee opts for commutation of pension, then
उस केस में क्या होगा? नाउ सम स्टूडेंट इज आस्किंग व्हाट इज कम्यूटेशन. कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कम्यूटेशन क्या होता है. अभी जस्ट मैंने समझाया है कम्यूटेशन का मतलब. कम्यूटेशन क्या होता है? जब आप पीरियोडिक पेमेंट के बदले लमसम ले लेते हो. ठीक है, व्हाट इज कम्यूटेशन? नॉट जस्ट विड्रॉल. When you are not asking for periodic payment of money, you are taking a lump sum money. इकट्ठा पहले ही निकाल लेते हो. ठीक है, उसे हम कम्यूटेशन कहते हैं. क्लियर हो गया डाउट? प्लीज मुझे बताओ क्लियर हो गया. ठीक है, व्हाट इज कम्यूटेशन? इन सिंपल टर्म्स कम्यूटेशन मीन्स लंप सम पेमेंट. ठीक है, ठीक है. मक आलम इज सेइंग ईपीएस एंड एनपीएस. एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम होती है. ठीक है, और ईपीएस जो होता है आपका वो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम. इसके अंदर एनपीएस में ऑल एम्प्लॉयज आर कवर्ड. ठीक है, एनपीएस के अंदर सारे एम्प्लॉयज कवर्ड होते हैं. ऑल राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऑन रिटायरमेंट इफ द एम्प्लॉय ऑप्ट फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन. मान लो रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय बोलता है मुझे लमसम में पेंशन चाहिए, मुझे पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स नहीं चाहिए. आई डू नॉट वांट पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स, आई वांट टू गेट लमसम अमाउंट ऑफ मनी. सो इफ द एम्प्लॉयर opts for commutation of pension, then a portion is paid as lump sum. ठीक है, एक कुछ पोर्शन जो होगा पेंशन का, जो भी अमाउंट स्टोर्ड है वो लमसम में दिया जाएगा बेस्ड ऑन द कम्यूटेशन फैक्टर. फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग आउट 60% ऑफ पेंशन मनी इन लमसम, 80% ऑफ पेंशन मनी, 70%, 50%. मान लो आप 50% इतना आपका स्टोर्ड है, उसका 50% लमसम चाहते हो. ठीक है, सो बेस्ड ऑन द कम्यूटेशन फैक्टर a portion is paid as lump sum based on the commutation factor, while the balance, जो बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस से पेंशन स्टार्ट हो जाता है, पीरियोडिक पेमेंट स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सो whatever money you are taking out as lump sum, after getting that money, the rest of the money will be paid out as pension to you. तो total pension will decrease. pension आपकी total जो मिलनी थी वो डिक्रीज हो जाएगी because already you have taken lump sum amount. इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है. Now in simple terms commutation means lump sum payment in lieu of periodic payments. Okay, and the amendment, ये जो amendment है ना, it seeks to restore, write it down, this amendment seeks to restore the original amount, it wants to restore the original amount of pension as per commutation. कम्यूटेशन के बाद एडजस्ट करने के बाद जो ओरिजिनल अमाउंट है पेंशन का उसको बरकरार रखने की कोशिश ही अमेंडमेंट कर रहा है. ठीक है, क्लियर? इतनी बात सबको समझ आ गई? सो दिस इज द ईपीएस. ये हो गया आपका ईपीएस. ऑल राइट, नाउ अनदर पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स इज, एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है ईपीएस के अंदर, दैट इज दैट बोथ द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स ईपीएस. एम्प्लॉयर दोनों ही इस ईपीएस में पैसा स्टोर करते हैं. ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों की तरफ से आता है 12%. द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट टू दिस पर्टिकुलर स्कीम. टोटल कंट्रीब्यूशन इज 12%, बट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज 8.33%. 12 में से 8.33% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होता है. आउट ऑफ 12, 8.33% contribution is by employer and the balance contribution is made by the employee to safeguard his future. अपने future को safeguard करने के लिए. And another important point for prelim is that EPF scheme, ये जो scheme है, it is mandatory. ये scheme जो है mandatory है for those employees, उन employees के लिए ये mandatory है who draw a basic wage of 15,000 per month. वो employees, the employees who are working in organized sector and they are drawing basic wage of 15,000 per month, it is mandatory for them to participate in this scheme. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई तो मुझे बताएं. If this much is clear, please let me know. ठीक है, now coming towards the next important scheme. अब बात करते हैं next scheme की. You must have heard about it. आप सभी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा. The ART regulation bill. How many of you have heard about this scheme? कितने बच्चों ने इस स्कीम के बारे में सुना है, इस बिल के बारे में सुना है, of 2020, right? It is the assisted, write it down, full form is the Assisted Reproductive Technology Regulation Bill.
ठीक है, द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल ऑफ 2020, राइट। एंड रिसेंटली व्हाई इट वाज इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों था ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। इट वाज इन न्यूज बिकॉज रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट, अंडरलाइन, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, it has approved the ART regulation bill. ERT regulation bill को फिलहाल ही यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, ठीक है, क्लियर। व्हाई दिस बिल हैज बीन अप्रूव्ड, अब इस बिल को अप्रूव क्यों किया गया है, द क्वेश्चन इज टू मॉनिटर, द रीजन इज टू मॉनिटर द मेडिकल प्रोसीजर्स, to monitor the medical procedures which are used to assist people to achieve pregnancy, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द IVF टेक्नोलॉजी, राइट, जैसे कि IVF टेक्नोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट, फर्टिलिटी को में हेल्प करने के लिए इस पर्टिकुलर बिल को डाला गया है, ठीक है। सो मॉनिटर मेडिकल प्रोसीजर्स यूज्ड टू असिस्ट पीपल टू अचीव प्रेगनेंसी, अंबर हालिम। So now to assist people to achieve pregnancy, this bill has been launched. This bill has been passed. ठीक है। Now what is ART? अब क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में ART के ऊपर, राइट। Let us understand what is ART. ठीक है, समझ लेते हैं assistive or assisted reproductive technology. What is it? So it is, why it is used? It is used to treat infertility. कोई भी women या कोई भी men इनफर्टिलिटीज का अगर शिकार है तो उसको हेल्प करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी एंड देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल मेथड्स थ्रू विच इनफर्टिलिटी इज ट्रीटेड, ठीक है। गिव मी वन एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल आप मुझे दो, एनी वन एग्जांपल। IVF, इन विट्रो, वेरी गुड, यस। देखो, assisted reproductive technology is used to treat infertility and it includes, write it down, it includes various fertility treatments. इसके अंदर काफी सारे fertility treatments दिए जाते हैं, ठीक है। So in this fertility treatment, a woman's egg, ठीक है, एक महिला का जो egg होता है उसको, it is merged with a man's sperm, ठीक है, and बेसिकली इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ बोथ विमेन एंड मेन, ठीक है। आदमी और औरत के जो एग और स्पर्म है उसको रिमूव किया जाता है एंड देन आफ्टर रिमूविंग इट, इट इज मर्ज्ड विद ईच अदर, दोनों को मिक्स किया जाता है टू मेक एम्ब्रायोज, ठीक है। व्हाई इट इज मिक्स, टू मेक एम्ब्रायोज एंड दैट एम्ब्रायोज आर देन पुट बैक, देन दे आर प्लेस्ड बैक इन द विमेन्स बॉडी, ठीक है। महिला की बॉडी में उसको वापस रखा जाता है। Out of the body, they are mixed together. Then the embryo is placed back in the women's body. And the most common example of ART is IVF. जो सबसे famous और common example है IVF, जो ART का है वो है IVF. What is IVF? You have to remember the full form for prelims. In vitro fertilization. ठीक है, this is the full form of this technology. ठीक है, and this particular technology is also you can say exercised using a surrogate. ठीक है, इसमें क्या होता है, डोनर के एग और स्पर्म्स को फ्रीज करके दोनों को मिक्स करके एक सरोगेट कैरियर की बॉडी में डाला जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई सबको। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द फीचर ऑफ दिस बिल, ठीक है। अब इस बिल का फीचर पढ़ लेते हैं सबको, अगर इतनी बात समझ आ गई हो, ठीक है। देयर आर एग्जाम्पल्स आर IVF, राइट, देन स्पर्म इंजेक्शन, एक और एग्जाम्पल होता है इसका स्पर्म इंजेक्शन, राइट। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। रिमेंबर दिस, दे कैन गिव यू द एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन भी हो गया इसका। फर्टिलिटी मेडिकेशन भी दी जाती है, extra fertility medication is also given. These are the examples of ART, ठीक है। Now coming on towards the features of this bill. इस बिल के फीचर्स को पढ़ लेते हैं, राइट। नाउ द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस बिल इज एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल बोर्ड। एक नेशनल बोर्ड को एस्टैब्लिश किया जाएगा इस पर्टिकुलर नए बिल के अंदर, ठीक है। एंड दिस नेशनल बोर्ड इट विल ले डाउन कोड ऑफ कंडक्ट। ये जो नेशनल बोर्ड है ये क्या करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट रखेगा टू बी ऑब्जर्व्ड
टू बी ऑब्जर्व्ड बाय दोज ऑपरेटिंग क्लिनिक्स। जितने भी ऑपरेटिंग क्लिनिक्स हैं जो ART टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उन ऑपरेशन क्लिनिक्स को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे टू practice this technology. This ART technology which are followed or practiced by the different operation clinics, they have to follow certain code of conduct or rules and regulations, and those rules and regulations will be formulated by the national board. Now the second important feature of this particular bill is, जो second important feature है वो है standardization. The second important feature is standardization. Now what will happen in standardization? It will formulate, according to standardization, the bill will formulate minimum standards, ठीक है, for labs, जितनी भी laboratories हैं, for the labs and diagnostic equipments, ठीक है, diagnostic equipments, ठीक है, and the practices to be followed by human resources or people who are employed in these clinics, ठीक है। इन clinics में जितने भी लोग employed हैं in these clinics, in operational clinics, however people are employed, they have to follow minimum standards of for labs and diagnostic equipments. They have to practice it while performing these particular एक्सरसाइजेस, चाहे वो IVF हो, स्पर्म इंजेक्शन हो, क्रायो प्रिजर्वेशन हो, फर्टिलिटी मेडिकेशन देनी है, लैब में कोई टेस्ट होना है, एनी प्रोसीजर दैट दे आर अंडरटेकिंग, दे हैव टू फॉलो मिनिमम स्टैंडर्ड्स. Okay, so there is standardization also. Now the third important feature of this act is national registry. थर्ड important feature हो जाता है इस act का, the national registry. ठीक है. Now what is national registry? Here, under the proposed law, National Registry and Registration Authority will maintain a database. ठीक है, database को maintain किया जाएगा इसके अंदर, and the database will contain the name and information of the couple, the men or the women whose egg and sperms are being fused together, the name of the surrogate mother, the surrogate carrier, the details about the child, the details about the child's any disease which is there in the child or the disease which is there in the couple which might get transferred to the child. Everything about the genes, about all the medical history of the couples will be maintained in this database. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नेशनल रजिस्ट्री डेटाबेस मेंटेन करेगी जिसके अंदर नाम लिखा होगा कपल का, सरोगेट कैरियर का, डिजीज, एग्जिस्टिंग डिजीज लिखी होंगी, राइट, जीन्स में कोई डिफेक्ट है तो वो भी लिखा होगा, जीन डिफेक्ट्स विल आल्सो बी कैरिड आउट. ठीक है, okay, so name, disease, gene defects, every information, location, address, everything will be written in this particular database. ठीक है, all right, national registry is clear. Now next feature, confidentiality clause. This is one of the most important feature that you need to understand. Confidentiality clause, that means the bill will ensure to protect the information about the couples and protect the rights of the child. ठीक है, यहाँ database में जो information है वो easily available नहीं होगा किसी को भी. This information will not be available to anybody except for the couple and the surrogate carrier. ठीक है, so confidentiality clause will protect the information about the couple, the surrogate carrier, and will protect the right of the child as well. ठीक है, so these are the things which have been added in this 2020 bill. ये चीजें ऐड की गई हैं. Now there are strict punishments also. अगर कोई रैकेट चला रहा है, somebody is operating a illegal racket, or somebody from the operation clinics is violating the confidentiality clause, तो इसमें या सेक्स सिलेक्शन हो रहा है, so there is strict punishment also. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई कि नहीं? प्लीज लेट मी नो. Right, there is, for example, operation clinics, their license will be snatched. Operation clinics के license जो है वो छीन लिए जाएंगे, बंद किया जाएगा, डिग्री को कैंसिल कर दिया जाएगा. ठीक है, so these are the different important points in the features of this particular bill. ठीक है, now the next important bill is, next important you can say act is, यहाँ पर लिख सकते हो, third is the PEMSR Act. अब ये इस एक्ट के बारे में जब मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगी, आप सभी को पता होगा इस एक्ट के बारे में. अभी रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस एक्ट में कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं. दिस इज अ 2013 एक्ट, 2013 का एक्ट है.
but new points have been added by Maharashtra government. So the full name of this act is Prohibition of Employment as manual scavengers and their rehabilitation Act. ठीक है, ये है आपका एक्ट, PEMSR Act. This is basically a 2013 act, but why it is in news in 2020? Because the Maharashtrian government, MH means Maharashtrian government, it has directed, write it down, it has directed all the civic bodies in the state, जितनी भी civic bodies हैं, municipalities हैं, right, जितनी भी civic bodies हैं state में, उन सबको डायरेक्ट किया गया है to set up ERSU. What is ERSU? ERSU क्या है? It is emergency response sanitation units. ठीक है? So these units have been set up. These units have been ordered to be set up in the Maharashtra state by the Maharashtrian government. ठीक है? And why this has been ordered? अब ये order करने का reason क्या है? The reason is to ensure safeguard. Write it down. To ensure safeguards for sanitation workers. बहुत ही जल्दी राइट महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट को ये याद आ गया कि सैनिटेशन वर्कर्स की सेफ्टी भी जरूरी है, राइट, देर से ही सही, बट महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट को समझ आया दैट safety of sanitation workers is very very important, right? To ensure their safety, the people who clean the manholes, the people who clean the sewers, right, to ensure their safeguard, this particular unit has been ordered to be set up. ठीक है, क्लियर? एंड वाई इट हैज बीन टेकन, क्योंकि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में डेथ केसेस बाहर निकल कर आए थे. रिसेंटली महाराष्ट्र देयर वर मेनी डेथ केसेस because of in those cases the sanitation workers who were clearing nalas or sewers, right, they died because of the toxic gases present in the sewers, right? So to ensure their safeguard, this particular unit has been ordered to be set up by the Maharashtrian government. Now what is this act of 2013? ये जो 2013 का एक्ट है, ये है क्या? इसको हम माइंड मैप के फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, so what is this act of 2013? Let us understand. This act came into force, write it down, it came into force in 2013. ठीक है, ठीक है, so it came into force in 2013 and this law prohibits, write it down, this law prohibits employing मैनुअल स्कैवेंजर्स. ठीक है, यानी कि आप ह्यूमंस को एम्प्लॉय नहीं करोगे फॉर क्लीनिंग द मैनहोल्स और सीवर्स. यू विल यूज टेक्नोलॉजी, यू विल यूज मशीन्स फॉर दैट, नॉट ह्यूमंस. सो दिस लॉ प्रोहिबिट्स एम्प्लॉइंग मैनुअल स्कैवेंजर्स. ठीक है, इस लॉ के अंदर मैनुअल स्कैवेंजर्स को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई. नाउ लेट मी नो, दिस एक्ट इज प्रोहिबिटिंग मैनुअल स्कैवेंजर्स, बट इन रियलिटी में मैनुअल स्कैवेंजर्स को हटा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है. येस और नो? नो, इन रियलिटी मैनुअल स्कैवेंजिंग हैज नॉट बीन प्रोहिबिटेड. रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ है, भले ही कितने एक्ट्स पास हो गए हैं, बट रियलिटी में अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रैक्टिस की जाती है. ठीक है, एंड मैनुअल क्लीनिंग, राइट इट डाउन, मैनुअली क्लीनिंग द सीवर्स और दी मैनहोल्स एंड सेप्टिक टैंक्स. ठीक है, जितने भी सेप्टिक टैंक्स हैं, दीज आर द वेरी डेंजरस प्लेसेस बिकॉज मोस्ट ऑफ द हार्मफुल गैसेस, टॉक्सिक गैसेस आर प्रेजेंट इन द सेप्टिक टैंक्स विदाउट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. पीई मीन्स प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. ठीक है, तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बिना मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं प्रैक्टिस की जाएगी. इवन इफ पीपल आर क्लीनिंग द मैनहोल्स और सीवर्स, दे नीड टू वियर द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू पीपल रियली वियर द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स व्हाइल क्लीनिंग द सेप्टिक टैंक्स इन योर एरिया? आपके एरिया में सीवर या सेप्टिक टैंक या मैनहोल साफ करते वक्त लोग पढ़ते हैं, लोग पहनते हैं पीई? कोई रूल्स रेगुलेशन होते हैं?
नहीं होते हैं, राइट, क्लियर। सो दीज आर दी इश्यूज, ये इश्यूज चल रहे हैं। यस, सेप्टिक टैंक्स को साफ करते वक्त फिर भी कुछ लोग पहन लेते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, बट इन 90% ऑफ द टाइम दे आर नॉट वियरिंग दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट, ठीक है, क्लियर। चलो, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन दिस एक्ट, ये पहला पॉइंट हो गया इस एक्ट के अंदर, राइट। नाउ दोस, अब देखो इनकी भी गलती नहीं है, right, it is not the, you can say, mistake, or it is not the fault of the manual scavengers. Why? Because their contractors, they are not giving them the protective equipments, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, वो भी कोई भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। Now second important point is that those people who are violating the law, write it down, those violating the law, just give me a minute. Yes, so those people violating the law and getting sewers and septic tanks cleaned without wearing the protective equipments, they can face imprisonment, उनको जेल हो सकती है, and imprisonment up to 2 years, 2 साल की जेल, plus they will have to pay the fine of ₹2 lakh। उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कि अपने मैनुअल स्कैवेंजर्स को बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के भेज रहे हैं साफ करने के लिए, उनको 2 साल की जेल प्लस ₹2 लाख फाइन दे हैव टू पे, और आइदर वन ऑफ देम दे हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, right? So here those violating the law means the contractors who are violating the law। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो अपने लोगों को, जो जिनसे वो साफ करवा रहे हैं सीवर्स को, अगर विदाउट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इफ दे आर सेंडिंग देम, देन दे विल हैव टू फेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years प्लस ₹2 lakh एज फाइन। इतनी बात सबको समझ आ गई तो प्लीज मुझे बताएं, समझ आ गई इतनी बात? ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट बिल, जिस बिल को आपने बजट में भी पढ़ा होगा, right? This is one of the most important bills that you must have studied in the budget also. That is विवाद से विश्वास बिल। कितने बच्चों ने पढ़ा है ये, जल्दी से बताएं। How many of you have heard about it? विवाद से विश्वास बिल 2020, ठीक है। Everybody has heard about this bill, ठीक है। This is important for GS paper 3, GS paper 3 के लिए बहुत ज्यादा important है ये बिल, ठीक है। विवाद से विश्वास बिल। So what is this bill all about? Recently, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced in the Lok Sabha the much awaited, this is the much awaited direct tax विवाद से विश्वास बिल। विश्वास means trust, विवाद means dispute, ठीक है। इसका मतलब होता है डिस्प्यूट और विश्वास का मतलब होता है ट्रस्ट, ठीक है, समझ आए? सो दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स बिल, विवाद से विश्वास बिल, डिस्प्यूट टू ट्रस्ट एंड टू रिजॉल्व द इशू, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर बिल हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूटेड डायरेक्ट टैक्स, राइट इट डाउन। इस बिल को क्यों प्रोवाइड किया गया है? टू प्रोवाइड फॉर द रेजोल्यूशन, फॉर सॉल्विंग, फॉर रेजोल्यूशन of disputed direct taxes. That is why this bill has been provided, ठीक है। Now in India we know that the tax litigation process is very time consuming. इंडिया में जितना भी हमारा टैक्स लिटिगेशन प्रोसेस है, कोई भी इशू होता है टैक्स के ऊपर, वो जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। देयर आर सो मेनी इश्यूज, देयर आर सो मेनी अपील्स विच आर लाइंग, यू कैन से केसेस हैं, they are lying pending in the courts, and it takes lot of time in solving them, plus staff is less, आपको सभी को पता है स्टाफ भी बहुत कम है, and it's a very time cumbersome process, बहुत ही टाइम cumbersome, बहुत ही ज्यादा time consuming process है इंडिया में, right? And there are plethora of cases lying pending in the courts, lying pending in front of the appellate forums also. So as on November 2019, write it down, as on November 2019, the amount of disputed direct tax
the amount of disputed direct tax was 9.32 lakh crores. जो अमाउंट था ना डायरेक्ट टैक्स जो कि डिस्प्यूटेड था, जिसके ऊपर फाइनल हियरिंग नहीं हुई थी, वो 9.32 लाख करोड़ था, बिकॉज ऑफ विच द इकोनॉमी ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड. जब वो इतना पैसा आ नहीं रहा गवर्नमेंट के पास, वो अभी आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो डिस्प्यूटेड अमाउंट में रिकवरी नहीं है, एंड व्हेन देयर इज नो रिकवरी इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑल्सो. Right now 9.32 lakh crore money as on November 2019 is lying in disputation. Right? Clear? So to solve this issue, this particular scheme has been launched. अब इसमें होगा क्या? What will be provided about the scheme? Let us understand about the scheme. अब इस scheme में दिया क्या जाएगा? Let us understand that as well. ठीक है? What will be provided in this particular scheme? The bill provides lucrative options. It will provide lucrative options to the taxpayers. ठीक है, सभी टैक्स पेयर्स को बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए जाएंगे टू सेटल देयर केसेस. फास्ट ऑप्शंस, फास्ट सॉल्यूशंस विल बी गिवन टू सेटल देयर केसेस. जितना भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको सेटल करने के लिए टू द केसेस व्हिच आर टू सेटल देम दी ऑप्शंस विल बी गिवन. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई तो मुझे प्लीज बताएं. ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस विल बी गिवन टू सेटल देयर केसेस. सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर दैट दी पेंडिंग अपील, जो भी पेंडिंग अपील है ना डायरेक्ट टैक्स कमिश्नर के सामने केसेस को लेकर, एनी पेंडिंग अपील, द पेंडिंग अपील इट मे बी अगेंस्ट, राइट इट डाउन, इट मे बी अगेंस्ट डिस्प्यूटेड टैक्स, इंटरेस्ट, ठीक है, पेनल्टी इन रिलेशन टू एन असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑर्डर. ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो टैक्स का अमाउंट है उसी के ऊपर आप अपील फाइल कर सकते हो. राइट, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑन द अमाउंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स ओनली यू कैन फाइल अ अपील. नो, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द इंटरेस्ट दैट द गवर्नमेंट इज चार्जिंग फ्रॉम यू because of late payment of direct tax, or if there is any penalty over you because of the late filing of direct tax, you are not happy with the penalty, you are not satisfied with the interest, then also you can raise appeals. तब भी आप अपील रेज कर सकते हो गवर्नमेंट के सामने. मूविंग अहेड, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ ऑल दी टैक्स पेयर्स, जितनी भी टैक्स पेयर्स हैं विच आर विलिंग, राइट, विच आर विलिंग, द टैक्स पेयर्स who are willing to settle disputes, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं जो अपनी तरफ से चाह रहे हैं कि ठीक है डिस्प्यूट्स को सेटल कर दिया जाए अंडर द स्कीम, ठीक है, अंडर द स्कीम, shall be allowed complete waiver of interest and penalty. ठीक है, तो मान लो आप अपनी तरफ से रेडी हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर दी taxpayer and you are not willing to pay the direct tax, or there is an issue on your payment of direct tax, but you are ready to solve the issue, right? You are ready to comply with the government under the scheme, then they will waive off your interest and penalty. फिर आपकी लेट पेमेंट जो होगी ना डायरेक्ट टैक्स की, उसमें ना कोई पेनल्टी लगेगी ना कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर आप गवर्नमेंट के साथ स्कीम के तहत कंप्लाई करते हो. इफ यू आर कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट अंडर द स्कीम, नो नीड टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द लेट फाइलिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स और एनी पेनल्टी. ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ आ गई. बेसिकली अंडर द स्कीम द सम ऑफ द स्कीम इज, इस स्कीम का सम अप है कि if you comply with the authorities, no, you will not be allowed to pay the interest or penalty on late filing of the taxes. ठीक है, if there are any issues on your direct tax and if you are complying with the government, then no need to file any interest or penalty, no need to pay any extra amount over and above your taxes. ठीक है, this much is clear, very easy. ये तो easy था. ठीक है, Now coming towards the next important topic. अब शुरू करते हैं next important topic के बारे में. ठीक है, Now the next important topic is very important. This topic is the scheduled caste. Write it down. It is scheduled caste, and this is the next act, Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act of 1989. Okay. So on March 20th, 2018, Supreme Court recalled its direction
right, of this verdict that had effectively diluted the provisions of arrest under Scheduled Caste, Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act of 1989. This was following a plea by center seeking a review of this judgment. तो बेसिकली हुआ क्या है, एससीज और एसटीज के खिलाफ जो क्राइम्स हैं, हेट क्राइम्स हैं, वो बढ़ते ही जाते हैं, right? We all know that the crimes against the SCs and STs, they are fundamentally the hate crimes. Okay, जितने भी crimes SCs STs के against होते हैं वो hate crimes होते हैं, right? So since these crimes are hate crimes, so that is why Rajiv Gandhi government enacted this act in 1989. राजीव गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 1989 में इस एक्ट को इनैक्ट किया था, right? Clear? And this act was enacted in provisions for abolition of untouchability. Now, abolition of untouchability is covered under which article? Abolition of untouchability जो है वो किस आर्टिकल में कवर्ड होता है, जल्दी से बताएं in the comment section. Very good. Article 17. Abolition of untouchability is covered under Article 17. And another article which was used in this act was article which is related to equality. कौन से आर्टिकल्स हैं जो इक्वालिटी से रिलेटेड है? आर्टिकल्स 14 एंड 15. ये दो आर्टिकल्स हैं जो इक्वालिटी से रिलेटेड है, 14 एंड 15. सो दीज थ्री आर्टिकल्स वर यूज्ड while formulating this act. इस एक्ट को फॉर्मुलेट करते टाइम राजीव गांधी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 17, आर्टिकल 14 एंड 15 यूज किया था. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई. नाउ देयर वाज अनदर केस व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस एक्ट. एक और केस है जो इस एक्ट से एसोसिएटेड है एंड दैट इज, राइट इट डाउन, सुभाष काशीनाथ. ठीक है, दैट इज सुभाष, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, दैट इज सुभाष काशीनाथ महाजन केस. ठीक है, ये वो केस है जो इस एक्ट के साथ एसोसिएटेड है. दिस केस इज एसोसिएटेड विद दिस एक्ट. दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस केस इन जीएस पेपर 2 मेंस. मेंस में इस केस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट? सो हु वाज सुभाष काशीनाथ महाजन? कौन थे ये? राइट इट डाउन. ही वाज द डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन महाराष्ट्र. ये डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन थे महाराष्ट्र में, राइट? एंड देयर वर 2 नॉन एससी ऑफिसर्स. 2 नॉन शेड्यूल कास्ट ऑफिसर्स थे जो कि शेड्यूल कास्ट नहीं थे. दे हैड मेड एन एडवर्स एंट्री ऑन द कैरेक्टर एंड इंटेग्रिटी ऑफ दिस दलित एम्प्लॉय. ठीक है, क्लियर? नाउ बेसिकली क्या हुआ, there were 2 SC non-SC officers who had made negative entry, negative remark on the character and integrity of a Dalit employee whom Mahajan in 2011 denied sanction for prosecution against those officers. अब ये जो दलित एम्प्लॉय था ना, दिस दलित एम्प्लॉय जिसके ऊपर रिमार्क्स पास किए थे नॉन एससीज ने, ठीक है, दे पास रिमार्क्स ऑन दिस दलित एम्प्लॉय एंड दिस एम्प्लॉय वेंट टू महाजन. ये एम्प्लॉय गए महाजन के पास एंड महाजन व्हाट ही डिड, ही डिनाइड दी प्रोसिक्यूशन गिवन टू दलित एम्प्लॉय. इन्होंने इनसे कहा कि आप जो भी केस इनके खिलाफ दर्ज करना चाहते हो मैं वो दर्ज नहीं कर सकता. आई कैन नॉट टेक योर रिपोर्ट ऑन दीज नॉन एससीज. ठीक है, दिस डिनायल बाय महाजन ने ये जो दलित एम्प्लॉय को मना किया कि मैं आपका कोई केस, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन योर केस और आई एम नॉट गोइंग टू रिपोर्ट योर केस टू हायर अथॉरिटीज. महाजन डिनाइड इट. So this denial was challenged on the ground that state government and not the director was competent authority. ये तो director ही थे सिर्फ, right? So further the court said that Mahajan was just a director. Director cannot deny of writing down the report of the complaint. ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन डिनाई. ये राइट डायरेक्टर के पास है ही नहीं, वो कैसे डिनाई कर सकता है? ये तो डिनाई कर ही नहीं सकता. तो ये दलित एम्प्लॉय को स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए. ही शुड गो टू द स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च हिज रिपोर्ट, टू राइट डाउन हिज पिटिशन. सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेफगार्ड्स अगेंस्ट ब्लैकमेल आर नेसेसरी. इस दलित एम्प्लॉय को ब्लैकमेल किया जा रहा था डायरेक्टर के द्वारा और ये नॉन एससीज एम्प्लॉयज के द्वारा. ही वॉज बीइंग ब्लैकमेल्ड ऑल्सो. Right? So Supreme Court held that safeguards against blackmail are necessary. ठीक है, clear? Because people like this Subhash Kashinath Mahajan, they are misusing the rights of this Dalit employee. Dalit employee is also a citizen of India first.
पहले दलित एम्प्लॉय या SC ST होने से पहले ये इंडिया का सिटीजन है. Nobody has the power except the state government to help this dalit employee. He has to go to the state government and Mahajan cannot stop him in doing so. That is why this particular act was or bill was passed. इसीलिए इस एक्ट में ये बातें लिखी गई थी. इतनी बात सबको समझ आ गई तो प्लीज मुझे बताएं. If this much is clear, please let me know. इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है. So we will continue in the next class. इन सभी इस पूरे एक्ट को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं. प्लीज लेट मी नो इफ यू एंजॉयड टुडेज क्लास. अभी तक जो 4 इंपॉर्टेंट हमने एक्ट्स पढ़े हैं ये समझ आया. फर्दर देयर आर मेनी एक्ट्स विच वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. आगे भी एक्ट्स हैं जिनको हम कंटिन्यू करने वाले हैं. आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये कोड यूज करके इजीली आपको 10% डिस्काउंट इजीली मिल सकती है. ठीक है. सो वील कंटिन्यू द क्लास देन. All right. So on this note, we are wrapping up the session. I hope you enjoyed today's session. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, fruitful लगा हो, productive लगा हो. Right? All these acts, bills which are passed in the current 1 year, you have to prepare them for your upcoming examination. ठीक है? It is very very important for your upcoming examination. ठीक है. तो जितने भी एक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, ये आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड एंड देन दीज एक्ट्स आर डिस्कस्ड. ओके. सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास. आप सभी का शुक्रिया क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए. गुड नाइट एवरीवन.